तो अंकिता स्टार्ट करते हैं एमपीए का हम लोग टॉपिक आगे। और इस लेक्चर में बात करेंगे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में। अब मुझे क्या बताओ, जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लोग लोग होते हैं, आपको कैसा लगता है कि वो मतलब सॉफ्ट कॉर्नर के होते हैं या फिर रेवोल्यूशनरी बातें करेंगे? कैसा लगता है सुन के ये नाम? लिबरल लिबरल बातें तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लिबरल बातें करनी होती तो लिबरल स्कूल है उसके लिए, है ना? है ना? ये बेसिकली किसके बारे में बातें करते हैं? बेसिकली बातें करते हैं कि अमीर और गरीब का जो फर्क है ना, वो कैसे भी करके मिट जाना चाहिए, कैसे भी करके मिट जाना चाहिए। ओके। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है ना, ध्यान से सुनना, जो गवर्नमेंट है ना, वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी का मैं आपको मतलब बता देता हूं। एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। क्लियर? हमारे देश में ऐसी एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है? कमेटी मतलब मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, कमेटी। कौन है ऐसी बॉडी अथॉरिटी जो बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश में 5 साल के लिए? जल्दी बताओ। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? नहीं, वो तो बुक है। नहीं सर, सिंपल भाषा में गवर्नमेंट, है ना? हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो 5 साल के लिए बनाती है, जो वो करंट कमेटी बनाएगी, है ना? वो बना सकता है, वो दिल्ली में बना सकता है। मोदी पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वो हम पढ़ेंगे अभी, जो इंडिया वाला पार्ट आएगा ना उसके अंदर हम देखेंगे डिटेल में। तो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना, वो ये बोलता है, मतलब मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है रूलिंग क्लास की। एंड वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिर्फ उसी क्लास के सर्व करती है। मतलब मार्क्सिस्ट लोगों का देखो, जो स्टेट को लेकर जो विचार रहता है ना, वो बड़ा नेगेटिव सा रहता है अंकिता। 100 बात की एक बात। वो ये बोलते हैं कि जो रूलिंग क्लास है ना, इन्हीं की वजह से जो गरीब लोग हैं वो बर्बाद हुए हैं। क्योंकि रूलिंग क्लास हमेशा अपने फ़ायदे में काम करेगी। वो किसी कंपनी को टेंडर देगी, कोई प्रोजेक्ट देगी, वो अपने फ़ायदे में देगी। अमीर और अमीर बनता चला जाएगा और गरीब बनता चला जाएगा। यानी कि मार्क्सिस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, इट एक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। यानी कि स्टेट जो है ना, जो सरकार है, वो अपने ही लोगों के लिए काम करती है, ना कि पूरे देश के लिए। ये मार्क्सिस्ट लोग मानते हैं ऐसा। ठीक है? और बेसिकली मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव एक ये कहता है, अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड कर पाओगे ना, तो बस आपको नंबर मिल जाएंगे इसमें कि रिच और जो पुअर का डिफरेंस है, ये किसी भी इकोनॉमी या कंट्री के अंदर ना कम नहीं होता। ये बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सिर्फ कहने कहने के लिए कि गरीब जनता के लिए होती है, लेकिन जो लोग गरीबी में जैसे रहते हैं देश में, वो उतने ही गरीब रह जाते हैं हमेशा के लिए, पूरे जीवन काल में। अब मार्क्सिस्ट लोग पता है क्या कहते हैं? हाँ, रिच और पुअर का गैप ना कम नहीं होता। द गैप बिटवीन, लिख लो, द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज वाइडेंड, इज वाइडेंड एज द टाइम पासेस, बिकॉज गवर्नमेंट वर्क्स, बिकॉज गवर्नमेंट वर्क्स ओनली फॉर इट्स ओन वेलफेयर एंड नॉट फॉर द सिटीजन्स। ये कौन कह रहा है? ये मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग है अंकिता, ठीक है? याद रखना कि आप ये वाली बात लिबरल में नहीं लिख सकते हो, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ये मार्क्सिस्ट लोग कह रहे हैं ये, ठीक है? अब वो ये कहता है कि स्टेट का ना, मार्क्सिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि स्टेट का फंक्शन है ना, वो सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि ये जो डिफरेंसेस है ना, किसके बीच में डिफरेंसेस? रिच और पुअर के बीच में, स्टेट उनको रिकंसाइल कर दे, ठीक कर दे। ठीक है? लेकिन मार्क्सिस्ट
आइडियोलॉजी के लोग क्या मानते हैं, स्टेट ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि स्टेट का इंटरेस्ट ना अपनी खुद की क्लास के लिए होता है, रूलिंग क्लास के लिए होता है। स्टेट हमेशा, सरकार जो है बस वो पावर में रहने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना सकती है, और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसने बर्बाद करके रखा है पुअर लोगों को। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसने, ठीक है। अरे यही जो मेरे को और मिलता जाए और मिलता जाए और मिलता जाए, मुझे दूसरों से क्या लेना देना। जैसे मतलब आपके पास इनकम आएगी, आप बांटने थोड़ी नहीं जाओगे सड़कों पे उसको, और आप मतलब मजदूरों का शोषण करवा करवा के अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करोगे, करवाओगे। ये चीज़ है, इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप किसी का शोषण हो रहा है होने दो, किसी को लेट हो रहा है होने दो, किसी को ह्यूमिलेट कर रहे हो तो करने दो, बस आपको अपने फायदे से मतलब है। ऑफिस ऑफिस वर्क कल्चर, इंडस्ट्री कल्चर, इनमें, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग नीचे आ जाओ, इनके अकॉर्डिंग देश में लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है ना, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में स्टैब्लिश हो सकती है अंकिता। इनका ये मानना है सोशल क्लास के कंसेप्ट को ना डिस्ट्रक्ट कर दो, खत्म कर दो। अमीर और गरीब का जब तक फर्क नहीं मिटेगा ना, तब तक वो रियल फॉर्म में डेमोक्रेसी है ही नहीं, नाम नाम की डेमोक्रेसी है। और इनका ये मानना है कि अगर यही डेमोक्रेसी की पहचान है कि जहां पर सोशल क्लासेस का डिफरेंस मिट ही नहीं सकता, तो स्टेट भी नहीं होना चाहिए, हम स्टेट को भी मिटा के रख देंगे। ये बेसिकली मार्क्सिस्ट लोग क्या करते हैं, जो लेबर क्लास होती है ना उसको जागरूक करने के लिए काम करते हैं कि तुम ना रेवोल्यूशन करो। ये वर्ड लिख देना, तुम ना रेवोल्यूशन करो, तुम ना सड़कों पे आ जाओ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का बंदा कैसा काम करेगा, कैसा वो बिहेव करेगा। वो सारे सब्जी वालों से कहेगा शनि बाजार में तुम बेचो ही मत किसी को सब्जी, देखते कौन क्या खा लेगा, इनको खुद उगाने दो दिल्ली वालों को सब्जी। कूड़े वाले से बोलेगा तुम कूड़ा वूड़ा कुछ मत करो, किसी और से बोलेगा तुम किसी के घर पे बिल्कुल जाकर कोई काम वाम नहीं करोगे। तो फिर जो सबसे मतलब आप ये कह लो कि हायर लेवल का जो बंदा है जिसने इसके बारे में बात करी, ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी एक बंदे के नाम पे है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। हाँ, कार्ल यूंग, यस यस यस, एन जी, हाँ, कार्ल मार्क्स, बस बस बस। कार्ल मार्क्स जो है, इसने बोला कि जो मॉडर्न स्टेट है ना, आज के समय में जो नई नई सरकारें हैं ना, जो आज के समय जो कंट्री हैं, वो ना एक पैरासाइट इंस्टीट्यूशन है। पैरासाइट इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, ये पैरासाइट क्या होता है, कीड़े मकोड़े। ये ना लोगों को खाने के लिए है, जो गरीब लोग हैं ना उनको मसलने के लिए, कीड़े मकोड़ों की तरह। मॉडर्न स्टेट चाहता ही नहीं है कि हर कोई पनपे, हर कोई सुख उठाए, हर कोई चैन की नींद सोए, और उसका कोई रोल ही नहीं रह गया है, वो कोई रोल ही परफॉर्म नहीं करती मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न कंट्री इकोनॉमी में, ठीक है। और फिर एक लाइन को मार्क करना, ये वाली, मतलब आप सारी बातें छोड़ के फिर इस लाइन को मार्क करना। वो कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्लास है ना, अलग अलग क्लासेस में स्ट्रगल प्रोड्यूस हो गया है। स्ट्रगल मतलब क्या, अमीर को नीड नहीं है, वो फिर भी टूसे जा रहा है। गरीब पर्सन दो दो दिन से भूखा है, दूर दूर तक रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता अपनी। अमीर लोग क्या है, खाना खा के डिनर करके सोए हैं, घर पे पिज्ज़ा आया, फुल पेट है भाई, गले गर्दन तक खाना भरा हुआ है, चलो फिर भी खा लो, ओवर ईटिंग मतलब। और गरीब क्लास जो है उसकी स्ट्रगल कैसी है कि भाई उसने दो दो तीन तीन दिन से रोटी नहीं देखी। ये कहता है इकोनॉमिक क्लास की स्ट्रगल जो है ना, ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो स्टेट है ना वो कीड़े मकोड़ों की तरह खून चूसने वाला इंस्टीट्यूशन है गरीबों का। मैंने आपको बताया ना, ये लेबर के रेवोल्यूशन पे बहुत फोकस करते हैं लोग। मजदूरों से बोलते हैं अरे इनको मरने दो, मत करो इनका काम, मत जाओ इनकी फैक्ट्री, मत बेचो इनको सब्जियां, मत करो खेती बाड़ी, देखते हैं क्या कर लेंगे अमीर लोग। ये चल रहे हैं हमारी वजह से। तो जो स्टेट है, अगर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, इट इज ट्रीटेड एज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उसके क्लास कैरेक्टर के बारे में कोई भी जनरल एजम्पशन लगाई ही नहीं जा सकती। खैर ये वाली लाइन मार्क मत करना, ठीक है, ये लाइन मार्क मत करना। उसके बाद हाँ, ये कहता है कि देश को बर्बाद करने वाले ना दो लोग हैं। नंबर वन स्टेट, नंबर टू ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये जो ब्यूरोक्रेसी, जैसे हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर,
ये जो ब्यूरोक्रेसी और जो स्टेट जो कंट्री है, इन लोगों ने मिलकर बर्बाद करा है गरीब जनता को। ठीक है। अरे इसने देखा था ये वाली चीज़ रशिया और ब्रिटेन के अंदर, इसने रेवोल्यूशन करवाया था फिर वहाँ पर। उसके बाद लेकिन ये देख रहे हो आज के समय में ये चीज़ें इंडिया में लागू होती है, इसने इतने पुराने टाइम पे बोली थी ये। सेम इंडिया ऐसा ही है बिल्कुल, जो ये वर्ड टू वर्ड बोल रहा है ना। चलो अच्छी बात है, आप इतने से कनेक्ट कर पा रहे हो। हम्म। तो बोलता है एक इंपॉर्टेंट बात और, कहता है कि जो स्टेट है ना और जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ना क्लास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्लास इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है, ये एक ना लिमिटेड क्लास के लिए काम करते हैं जो कि है रिच क्लास। उसी के सिर्फ ये नौकर हैं, गुलाम हैं, और इनकी वजह से सोसाइटी डिवाइड होती है। और डिवाइड इस प्रकार से होती है कि सारा का सारा जो फायदा होता है वो रूलिंग क्लास को होता है। इट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। कैसे होती है डिवाइड? अमीर जो अमीर पर्सन होता है वो बार्गेनिंग करना बहुत अच्छे से जानता है। कैसे? एक गरीब एक काम वाली आई, वहां पे 200 रुपये बचा लेगा उससे, उसको देने के लिए कि तुम इतने में करोगी कि नहीं करोगी, क्योंकि उसको पता है मानी जाएगी। लेकिन 200 रुपये का पता चला बाहर जाके दारू पिया है, वो कुछ खाया है, जाकर फेंक दे, जाकर कहीं पर 200 रुपये का पी लिया, पसंद नहीं आया तो वहीं का वहीं छोड़कर आ गया, लेकिन महीने के 200 रुपये बचा लेगा काम वाली के। ये चीज़ कार्ल मार्क्स जानता था बहुत अच्छे से। और अंकिता क्या बताऊं इसने क्या रेवोल्यूशन करवाई थी, सारे वर्करों को इकट्ठा करवा लिया था पूरी कंट्री के, पूरी कंट्री के, और बोला कि काम ही नहीं करेंगे, जो मर जाएंगे खाली पेट मर जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी ऐसी है ना तो हम वैसे भी मर जाएंगे, चलो छोड़ो। और इसने अमीर लोगों को गद्दी से उतरवा के किसान मजदूर वगैरह को प्राइम मिनिस्टर, पीएम, मिनिस्टर्स, मंत्री वगैरह बनवा दिया था, पता? देश में ऐसे तख्ता पलट करवाया था इसने। इसको देश निकाला दे दिया गया था, पता है कि तुम्हारे आइडियाज़ जो पेपर में छपते हैं ना उसकी वजह से लोग जो बागी होते चले जा रहे हैं। फिर ये वहाँ से जाकर रशिया चला गया था, पहले ब्रिटेन में था। ये यहाँ तक समझ में आ गई बात? तो ये किसको कोस रहा है? हमेशा अपने वर्क में क्या बोलता है कि दो लोग कौन बर्बाद की जड़ है, बर्बादी की जड़ है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी। ठीक है। अब अंकिता यहां पर एक ना टर्म देखो, कार्ल मार्क्स या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं वो किसके फेवर में काम करते हैं, ये वाली चीज़ समझने की कोशिश करो। वो कहते हैं कि स्टेट जिस तरीके से फंक्शन करता है ना, तो डोमिनेंट क्लासेस का कंसेप्ट वहां पर पैदा होता है। ठीक है। डोमिनेंट क्लास से मतलब एक जो क्लास है, डोमिनेंट क्लासेस, डोमिनेंट क्लास से मतलब कौन? जो रूलिंग क्लास है। रूलिंग क्लास ये कहता था जब तक रूल करती रहेगी ना तब तक कभी भी पावर में नहीं आ सकते मिडिल क्लास। और उस टाइप पर ना, उस जमाने के अंदर अंकिता मिडिल क्लास जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो मिडिल क्लास वर्ड यूज़ ही नहीं करा जाता था। जैसे अंकिता आप और मैं क्या है, मिडिल क्लास ही है ना। तो उस टाइम पर मिडिल क्लास नहीं बोला जाता था, टर्म वर्ड में थी नहीं, ये टर्म इन्वेंट ही नहीं हुई थी। तो उसके लिए ये लोग एक टर्म यूज़ करते थे, ये देख रहे हो, बोरबॉन बिस्किट जैसा कोई टर्म लग रहा है आपको, है ना? इसको प्रोनाउंस करते हैं अंकिता, इसको बोलते हैं बोर्जुआजी। क्या बोलते हैं? बोर्जुआजी। मतलब एस को जेड बोलते हैं, ठीक है? ये जो एस लिखा है ना, बोर्जुआजी, सी नहीं, बोर्जुआजी। ठीक है। बोर्जुआजी का मतलब क्या होता है, इसलिए मैंने पहले से ही गूगल क्रोम पे लिख दिया था ये। सिंपल सी बात अंकिता, ये मिडिल क्लास, ना इसके आगे जानना है ना कुछ पीछे जानना है, बस मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो। तो मिडिल क्लास उस टाइम पे टर्म ना यूज़ नहीं होती थी, तो इसके लिए ये लोग बोलते थे कि जो बोर्जुआ, और अच्छा सुन लो, बोर्जुआसी वर्ड मार्क्सिस्ट जहाँ पर बात होगी ना उनके साथ ये वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि वो किसके फेवर में हमेशा उन्होंने रेवोल्यूशन वगैरह करी है? बोर्जुआजी के। मिडिल क्लास वाली टर्म अगर लिख कर आओगे ना, थोड़ा सा इंप्रेशन, मतलब इतना डेप्थ में देखो कोई देखता नहीं है, लेकिन हम तो ऐसे चल रहे हैं ना कि हमारी एक सिंगल गलती भी ना हो पेपर के अंदर। जब मेहनत कर ही रहे फिर पूरी कर लेते हैं कि नहीं? आधी अधूरी बातें क्यों कर कर आए पेपर के अंदर?
हमारा काम ये है कि हम अपनी आंसर राइटिंग से पूरे तरीके से एग्जामिनर को सेटिस्फाई करते हैं कि भैया देखो, नॉलेज भले ही कम थी लेकिन प्रेजेंट इस वे से कराना मैंने तेरे को कि तेरे को नंबर देने पड़ेंगे मुझे। उसके बाद बस अंकिता ये ख़त्म हो गया, इतना काफ़ी है। नहीं 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 नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ मार्क्स से स्कूल, मार्क्स के पर्सपेक्टिव में इतना ही है। हाँ, मार्क्स से पर्सपेक्टिव बस आपको इतना ही लिखना है। डोंट वरी, एक हमारा डेडिकेटेड वॉल्यूम है मार्क्सिज्म स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर आगे, चैप्टर एक पूरा हमारा आगे। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं, न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव कर लेते हैं। ये छोटा सा होता है, इजी है लेकिन है, ठीक है, और इसको आप रिलेट भी कर पाओगे। ये पता है क्या है? कोल्ड वॉर पढ़ा था ना हमने, याद है 12th क्लास में? हाँ हाँ हाँ, तो वो जैसा जिस तरीके, वो वर्ल्ड वॉर तो नहीं था, वो कोल्ड वॉर था, दोनों पावर्स आपस में भिड़ी नहीं थी, है ना? यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और दूसरा यूएसए। तो न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव, इसको जानते हैं। अब देख रहे हो, हमने जब लिबरल की बात करी ली है, तो ये न्यू लिबरल क्या है? न्यू लिबरल एक तरीके से आप ऐसा समझ जाओ, आज के समय में जो लिबर्टी या जो फ्रीडम है ना, वो मतलब एक नए तरीके का लिबरल आइडियोलॉजी है ना। जैसे आज के समय में लिबर्टी सिर्फ ये नहीं होती कि आपको, आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज के समय में लिबर्टी छोटी छोटी बातों पे भी हो सकती है। आपके करियर ऑप्शन को भी रिलेटेड इक्वल वो हो सकती है लिबर्टी। आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कहता कि आप कितने बजे घर जा रहे हो, क्या जा रहे हो, वो जा रहे हो। लेकिन मान लो कि आपके ऊपर शादी का प्रेशर या फिर जॉब का प्रेशर कि तू यहीं जॉब करेगी, यही करेगी, वो करेगी। ये भी तो एक फ्रीडम के सिंबल है आपके, कि जो छीन सकते हैं आपकी लाइफ से, है ना। इसको कहते हैं न्यू लिबरल चीज। मतलब आज के समय में लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है? ओके, तो ये बेसिकली ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होते हैं। जैसे लिबरल पर्सपेक्टिव, याद है वो क्या कहते थे लिबरल स्कूल ऑफ थॉट वाले, कि स्टेट का इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए ना। ये कहते हैं भैया इंटरफेरेंस तो छोड़ो, स्टेट को रिट्रीट कर जाना चाहिए, पूरी तरीके से पीछे लौट जाओ। स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए एक सिंगल किसी भी चीज में। नहीं नहीं नहीं, देखो ना, हमने जो लिबरल स्कूल पढ़ा था वही कहते थे स्टेट का लिमिटेड रोल होना चाहिए, ये वाला स्कूल। ये ये है 20th सेंचुरी का लिबरल पर्सपेक्टिव। और जो आज की क्लास में हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये वाला पर्सपेक्टिव, ये 21st सेंचुरी का लिबरलिज्म है। ये और ज़्यादा लिबर्टी, एडवांस लिबर्टी, अल्ट्रा मॉडर्निज्म की बात करते हैं। समझ में आया? ये कहते हैं स्टेट को बिल्कुल ही रिट्रीट कर जाना चाहिए, विड्रॉ कर जाना चाहिए। ये लोग बातें करते हैं प्रो मार्केट की। प्रो मार्केट मतलब सब कुछ, मतलब हर चीज़ ना प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में हो, मार्केट में जाकर सरकार का कोई रोल ना हो। और बोलते हैं अगर होना भी चाहिए ना, तो मिनिमल स्टेट पर्सपेक्टिव पे बिलीव करते हैं कि स्टेट का रोल सिर्फ इतना होना चाहिए कि पुलिस आर्मी वगैरह को मेंटेन कर ले बस, और बॉर्डर की सिक्योरिटी को देख ले, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बोलते हैं बेसिकली लोगों की चॉइस सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम है लोगों की चॉइस। और जनता नहीं चाहती कि सरकार हमें सिखाए कि हमें कैसे रहना है, हमें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। मैं अगर किसी बंदी के साथ पार्क में बैठा हूं, पुलिस वाले का कोई रोल नहीं बनता, वो मुझसे पूछे तुम्हारी क्या लगती है, घर पे फ़ोन लगाओ। ये लोग ये बातें करते हैं। अब ऐसा कल्चर किसका आज के समय में न्यू लेवल पर्सपेक्टिव? यूएसए। ठीक है, इंडिया में अभी भी ये आया नहीं है। क्यों? इंडिया में ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर है, लेकिन आज भी इनकी शादी लोगों में इतनी अल्ट्रा मॉडर्निज्म की मेंटेलिटी है ही नहीं कि मान लें। ये हम बात करेंगे अभी, जब इंडिया के ये सारे स्कूल्स ना इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी आएंगे, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की रियल जजमेंट्स आपको मतलब अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्रांसजेंडर रह सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप में। ये जो एलजीबीटीआई जो अगर जिनको रहना है रह सकते हैं। लेकिन अब उसमें एक बाधा ये आती है कि समाज बंदिशें लगाता है ना। आप ना लिबर्टी के चक्कर में शादी तो कर लोगे जिस 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 भी सेक्सुअल पार्टनर के साथ आप रहना चाहते हो, ये समाज आपको ताने मार मार के जिंदा मार देगा। ये चीज़ है ना। और फिर वही वाली बात है ना, हम समाज से भाग नहीं सकते ना। हर एक जगह का एक समाज होता है, कल्चर होता है, लोग सोसाइटी होती है। क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते मुझे किसी कोई मतलब नहीं, मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगी। ठीक है, तो इनका ये मानना है कि जनता अगर अपनी चॉइस से कोई भी चीज़, कोई भी पर्सपेक्टिव डेवलप करे ना, तो उसमें स्टेट का रोल इसलिए नहीं होना चाहिए
ये कहते हैं कि स्टेट कभी किसी का ना भला कर पाया है, ना कर सकता है, ना कर सकेगा। स्टेट कैन डू नो राइट, कभी किसी का भला कर ही नहीं सकता स्टेट। लोग अपना भला खुद कर सकते हैं, बस स्टेट को बोलो तुम पीछे खिसक जाओ, तुम हमारे ऊपर इंटरफेरेंस मत दिखाओ। ठीक है, यहां तक मार्क कर लेना है तो इसे। अब ये जो पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट होते हैं ना, मतलब ये है न्यू लिबरल के लोग ही, लेकिन इनको एक नया नाम भी दिया जाता है पब्लिक चॉइस थ्योरी। पब्लिक चॉइस मतलब थ्योरीज क्या, भाई जनता की चॉइस है, जो उसको करना होगा वो वही करेगी। इनका ये मानना है कि जो डिस्टॉर्शंस होती है ना, डिस्टॉर्शन मतलब आपको लिबर्टी एंजॉय नहीं करने दी जा रही है, आपके ऊपर रोक टोक है, आप घर से बाहर निकलते हो या कहीं बैठे हो तो पुलिस वाले आपसे आपका आइडेंटिटी कार्ड मांगने आ गए, घर पे फ़ोन लगाओ कि उनको पता है कि आप यहाँ घूम रहे हो कि नहीं वो घूम रहे हो। उनका ये मानना है कि सारी की सारी हमारी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ है ना, वो सरकार की वजह से होती हैं। ठीक है, अब ये थोड़े से समझ रहे हो, ये थोड़े से ना एग्जैजरेट हो जाते हैं बोलने में, मतलब लिबर्टी को लेकर हद से ज़्यादा। और ये लोग पता है कौन होते हैं, आपने देखे होंगे अंकिता, 7 कलर के वो एलजीबीटीआई के जो झंडे होते हैं लोग लगा देते हैं ना, कि हमें भी मानो, अगर हमारी कोई ओरिएंटेशन है तो रिस्पेक्ट अस। ये वो लोग होते हैं कि तुम अगर घरों में बीवी बच्चों के साथ रह रहे हो तो तुम कौन सा खुश हो, हम तो फिर भी कम से कम कुदरत के मारे हैं, लेकिन अगर हम साथ रहना चाहते तो तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमको हमें कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए। गोवा, गोवा में। हाँ, तो अंकिता होता क्या है, ये जो पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट है ना, इनकी आर्गुमेंट 3 पोजीशंस पर आकर उतरती है। ये बेसिकली कहते हैं आज के ज़माने में इंसानों को नए तरीके का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, वो कैसा अधिकार होना चाहिए कि सरकार ना बिल्कुल पीछे हट जाए, क्योंकि सरकार इनकेपेबल है, सरकार के पास इनएबिलिटी है। सरकार लोगों को, मैन को बेटर बना ही नहीं सकती, ना ही उनको इक्वल दर्जा दे सकती है। ये बेसिकली मैंने आपको बताया ना, अभी एलजीबीटीआई वगैरह की बातें करते हैं, तो ये बोलते हैं अगर ऐसा होता तो सरकार ने अभी तक ये सारी मैरिजेस वगैरह, ये सारे लोगों का रहना बहना सब अलाउ कर दिया होगा था। अब जैसे लोग बोलते हैं कि पब्लिक प्लेस में किस करके लोगों की मॉरलिटी हार्म होती है, वो होती है, तो ये तो लोगों की थिंकिंग है ना। मुझे अगर किसी के लिए फीलिंग आ रही है, मैं आसपास की क्यों कदर करूं जब मुझे वो पर्सन का फितूर छाया हुआ है अभी। इसलिए सोसाइटीज ये ऐसी है, जैसे अमेरिका के अंदर आप ये जैसे देखो ना किसी को कि हो वो किस कर रहे हो, तो आप पागल लगोगे वहाँ, है ना, कि पता नहीं कोई गवार है गांव से आई होगी इसलिए ऐसी बातें कर रही है। उसके बाद जो गोल है ना मैक्सिमाइजेशन का, मैक्सिमाइजेशन का गोल मतलब क्या है कि आप ना मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने आप को डेवलप कर सको, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेज वो कर सको, ले सको। आपको जो ज़िंदगी में जाना है, जिस करियर में जाना है, आप वो उस तरफ जा सको। इसमें ये कहते हैं कि एक प्रॉब्लम, एक अड़ंगा ये होती है, एक तो एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग का मतलब अंकिता ये होता है, देखो ये दिक्कत हमारे देश के अंदर भी है, हम जो गोल चुन भी लें, हम अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें पैसा ही ना हो, उसमें हमारा घर ही ना चल पाए। और दूसरा, हर जगह पर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, इसको पैसा खिलाना उसको पैसा खिलाना, कोई हमारा काट के भाग रहा है, कोई कुछ हो रहा है। और ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की ये वाली जो बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली कह रहे हैं कि हर एक स्टेज पर सरकार को पैसा खिलाना पड़ता है कुछ ना कुछ करवाने के लिए। मतलब अगर आपको अपने आप को मैक्सिमम पोटेंशियल पे डेवलप करना है ना, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है, एक तो एजेंडा सेटिंग, कि आप अपना गोल अगर चुन भी लो तो ज़रूरी नहीं उस पर पैसा हो। और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हो सकता है जो बिजनेस या जो भी चीज़ आपने चूज करी है, हो सकता है आपको सरकार को पैसा खिलाना पड़ जाए उसको सेटअप करने के लिए। शिवाजी द बॉस देखी है? नहीं देखी? या कोई भी ऐसी पिक्चर जिसमें पॉलिटिकल करप्शन है, आपको नेताओं को पैसे खिलाने पड़ते हैं हर एक काम करवाने के लिए। अरे यार छोटी सी बात कर लो, शनि बाजार वाली बात कर रहे थे ना हम लोग, सब्जी की रेडी भी लगानी है तो आपको शनि बाजार वालों को फिर हर सैटरडे पुलिस वालों को पैसे खिलाने पड़ेंगे। आप कहीं भी जाके ऐसे रेडी लगा के खड़े नहीं हो सकते। उसके बाद लिबरल इंडिविजुअलिज्म के ऊपर ये फोकस करते हैं। लिबरल इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मार्केट ऐसा होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव मार्केट हो। कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब क्या, आपको जो बेचना है आप वो बेचो, मेरे को जो खरीदना है मैं खरीदूंगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब अगर मुझे कहीं पर प्रॉपर्टी बाय करनी है, मेरे पास पैसे हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पुलिस आ गई मांगने कि आप लोग पैसे दो, यहाँ पर दो, प्रॉपर्टी कैसे बनवा रहे हो, इलीगल है, गैर कानूनी है, ये है। ये कहते हैं अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो गई ना, तो एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम होगी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और फिर वो अपने आप को डेवलप कर सकेगा।
इनका बेसिकली अंकिता ये मानना होता है कि जिंदगी एक इंसान की ज़िंदगी ज़्यादातर इसी चीज़ों में सोचने में चली जाती है कि मेरे पास लिबर्टी नहीं है, सरकार इंटरफेरेंस दिखाती है, पुलिस मेरे लिए एक बाधा है, मैं हर मर्जी से जो मर्जी से काम नहीं कर सकता। अब जैसे दिल्ली इतनी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतनी आज़ाद सिटी है, लेकिन घर घर में आजकल बेटियों को ये समझाया जाता है, बेटा दिन में जितना घूमना तुम घूमो, शाम को 8-9 बजे घर आ जाओ, मत घूमो, दिल्ली की सड़कों पे सेफ नहीं है। तो पॉलिटिकल, तो ये जो पब्लिक चॉइस थ्योरिस्ट हैं ये रिकमेंड करते हैं कि स्टेट का रोल मिनिमम होना चाहिए। पॉलिटिशियंस की पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी है, इन पे लिमिटेशंस होना चाहिए। ठीक है, बस ये दो चीज़ें मार्क कर लेना। नहीं नहीं, वो सब नहीं, वो नहीं, वो अभी समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि वो बोल रहा है कि हम ये यूनिट 19 के अंदर पढ़ेंगे। जो चीज़ें मतलब बात की ना, वो मैं जानबूझ के नहीं पढ़वा रहा हूँ अभी आपको। पूरी डेडिकेटेड यूनिट है एक्सपर्ट के ऊपर हमारी। हाँ, उसके बाद जो आइडियोलॉजी है न्यू लिबरलिज्म की, वो ये कहता है कि लिबरलिज्म इसलिए आता है ताकि मार्केट इकोनॉमीज जो हैं वो मार्केट इकोनॉमीज डेवलप हो सके। रिड्यूस टू का मतलब ये है कि मतलब वो बेसिकली इसके ऊपर बात करता है, लिबरलिज्म इज रिड्यूस टू मतलब इस लेवल पर आके बात करता है। मार्केट इकोनॉमी को रिड्यूस नहीं करता, मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करता है, बढ़ाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, बढ़ावा देता है ना मार्केट इकोनॉमी को। ये देखो अभी हमने पढ़ा था, कहाँ गया ये, कॉम्पिटिटिव मार्केट को, ये देखो मैं मार्क कर देता हूँ, कॉम्पिटिटिव मार्केट को बढ़ावा देता है। और ये कहते हैं कि जो स्टेट है ना, जो सरकारें हैं, वो सिर्फ एक पहिए हैं कि आज की ग्लोबलाइजिंग दुनिया में, ग्लोबलाइजिंग इकोनॉमी में इकोनॉमी को चलाने के लिए। असल में इनके पास कोई पावर नहीं है कि लोगों को कुछ भी करने से रोक सके या उनकी ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकें। बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकते स्टेट ये कंट्रोल, क्योंकि लोगों को जब राइट लेने होते हैं ना, तो वो धरना प्रदर्शन करके ले ही लेंगे फिर वो राइट। और सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है। महिला मुक्ति मोर्चा देख लो, गुलाबी गैंग देख लो, या कुछ भी देख लो, LGBT का वो प्रोटेस्ट देख लो। थर्ड जेंडर है ना हमारे देश में, 3 जेंडर का दर्जा है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। उसके बाद एक लास्ट पैराग्राफ में आपको ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी, जब ये स्टार्ट हो रहा है टॉपिक 1.4, इससे पहले कहते हैं एक चीज़ देखो, ये एक लाइन देखने को मिलेगी आपको, स्टेट इज़ अ प्रेडिटर। देखा, ये बोलते हैं जो स्टेट है ना, प्रेडेटर जानते हो, जो किसी को मारने की फिराक में बैठा रहता है। जैसे शेर जो है प्रेडेटर है, किसको मारता है शेर? हिरण को। स्टेट कहते हैं, ये गाली दे रहे स्टेट को यहाँ पर, नेसेसरी ईवल है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोवाइडर है, मानते हैं, फैसिलिटेट करता है इकोनॉमी को, मानते हैं, बढ़ावा देते हैं। कैटलिस्ट मतलब वो चीज़ होती है जो किसी भी प्रोसेस को फास्ट करते हैं। स्टेट का रोल अभी तक ऐसा देखा जाता था, लेकिन न्यू लिबरल जो पर्सपेक्टिव है वो ये मानता है कि भैया ठीक है, मान लिया कि स्टेट का इतना सारा रोल होगा, लेकिन 21st सेंचुरी के अंदर स्टेट का रोल मिनिमम होना चाहिए। ये ऊपर वाली क्वालिटीज उसकी मान ली, ठीक है भाई, वेरी गुड, तालियां बजा रहे हैं उसके लिए, लेकिन फिर भी आज के समय में 21st सेंचुरी में स्टेट का रोल मिनिमल होना चाहिए। लेकिन लास्ट में हम कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि भैया ये जो व्यू पॉइंट है ना इनका, न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव का, ये लिटिल वैल्यू, ये बहुत कम वैल्यू का है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। क्योंकि अंकिता देखो ना, हमारे देश में लिबर्टी ही अभी पूरी तरीके से नहीं है, न्यू लिबर्टी की तो बात ही छोड़ दो। आज भी गोवा के अंदर जो बीचेस है ना हमारे देश में, वो फॉरेनर्स के लिए अलग से रिजर्व रखे जाते हैं ताकि वहाँ पर इंडियंस ना जाएं अपनी हरकतें दिखाने, अपनी औकात दिखाने हमारे देश में। क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से न्यू लिबरल चीज़ें नहीं है, इसे थ्योरेटिकली कहने के लिए अच्छा है, लेकिन राइटर देखो खुद बोल रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी ये सारी बातें लागू नहीं होती हैं, इट होल्ड्स लिटिल वैल्यू। ठीक है,
हमारे देश में ये बोला जाता है कि स्टेट जो है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है, स्टेट जो है हम उसको पीछे नहीं खींच सकते। अभी हम इस पोजीशन में है ही नहीं कि स्टेट को पूरा का पूरा उसके फंक्शंस ही खत्म कर दें, क्योंकि हमारे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक इंडिया में, स्टेट कितना बढ़िया काम करता है डिफेंस को मेंटेन करने का, सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, लोगों का वेलफेयर, मनरेगा जैसी स्कीम्स, मिड डे मील जैसी स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, सोशल जस्टिस को इंश्योर करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करना। मतलब लास्ट में कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हो स्टेट भले ही इन सब चीज़ों में स्लो है, लेकिन ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं खुद से बताओ, अगर स्टेट ना हो तो, सरकार ना हो तो, है कि नहीं? हर कोई तो अपनी लिबर्टी की बात करेगा, और जब सब लोग अपनी लिबर्टी की बात करते हैं तो किसी की भी लिबर्टी कोई एंजॉय नहीं कर पाता। बस ये चीज़ है, खत्म ही हमारा टॉपिक। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।